नमस्कार। चलिए आज एक तरह से टाइम ट्रैवल करते हैं। एक ऐसे समय में जब भारत एक बहुत बड़ी करवट ले रहा था। कभी सोचा है कि 1000 साल की खामोशी के बाद गंगा के मैदानों में फिर से बड़े बड़े शहर और शक्तिशाली साम्राज्य आखिर खड़े कैसे हो गए? ये कहानी है भारत के दूसरे शहरीकरण की, या अ सेकेंड अर्बन एज की। तो आइए इस रोमांचक दौर के रहस्यों को सुलझाते हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए। हड़प्पा के शानदार शहरों के बारे में तो हम सबने सुना है, पर उनके पतन के बाद क्या हुआ? करीब करीब 1000 साल तक भारत के इतिहास से बड़े शहर मानो गायब ही हो गए थे। एकदम सन्नाटा। तो सवाल यही उठता है कि वो गए तो गए कहाँ, और फिर अचानक से उनकी वापसी कैसे हुई? यही वो गुत्थी है जिसे हम आज सुलझाने की कोशिश करेंगे। इस पूरी कहानी का हीरो कोई राजा या सम्राट नहीं, बल्कि एक धातु है। एक ऐसा मेटल जिसने भारत का नक्शा और तकदीर दोनों ही बदल कर रख दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं लोहे की, यानी आयरन की। यही वो चिंगारी थी जिसने एक नई क्रांति को जन्म दिया। जरा सोचकर देखिए, आज जहां हमें हरे भरे खेत दिखते हैं, वो गंगा घाटी कभी इतने घने और अभेद्य जंगलों से ढकी थी कि सूरज की रोशनी तक जमीन पर नहीं पहुंच पाती थी। और उस जमाने के तांबे या कांसे के औजार, वो इन जंगलों के सामने बेबस थे। इसलिए बड़े पैमाने पर खेती करना एक सपने जैसा था, और यही विकास के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा था। और फिर सीन में एंट्री हुई लोहे की। इसने आके सारा खेल ही बदल दिया। ये एक तरह का डोमिनो इफेक्ट था। लोहे की मजबूत कुल्हाड़ियों से जंगल साफ होने लगे। लोहे के हलों ने जमीन की इतनी गहरी जुताई की जो पहले मुमकिन ही नहीं थी। नतीजा, खेती में एक जबरदस्त बूम आया। अनाज के ढेर लग गए, और जब पेट भरने से ज्यादा अनाज हो तो फिर हर किसी को खेती करने की जरूरत नहीं रहती, है ना? यहीं से शुरुआत हुई कारीगरों की, व्यापारियों की, और हलचल भरे नए शहरों की। अब देखिए, जब पैसा और व्यापार बढ़ता है तो राजनीति भला कैसे पीछे रह सकती है? छोटे छोटे गांव अब कस्बे बन रहे थे, और कस्बे बड़े बड़े शहरों में बदल रहे थे। इन बढ़ते हुए सेंटर्स को कंट्रोल करने के लिए, उन्हें चलाने के लिए एक बड़ी ताकत की जरूरत थी। और इसी जरूरत से जन्म हुआ भारत के पहले बड़े राज्यों का, जिन्हें हम कहते हैं महाजनपद। और ये कितने थे? पूरे 16। ये नंबर बहुत अहम है, क्योंकि अब छोटे मोटे कबीलाई इलाकों की जगह भारत के पॉलिटिकल मैप पर 16 बड़े और ताकतवर खिलाड़ी आ चुके थे। तो ये महाजनपद शब्द का मतलब क्या है? ये संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है। महा यानी कि विशाल, ग्रेट, और जनपद यानी वो जगह जहां लोगों ने अपने कदम जमाए। सीधे सीधे कहें तो ये थे प्राचीन भारत के पहले सुपर स्टेट्स, जो एक नए और शक्तिशाली युग की शुरुआत का ऐलान कर रहे थे। सभी 16 नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस इनकी डाइवर्सिटी देखिए। एक तरफ था मगध, सबसे ताकतवर राजशाही, तो दूसरी तरफ था वज्जी, एक अनोखा गणराज्य जहां लोग मिलकर शासन करते थे। गांधार शिक्षा का एक बड़ा केंद्र था, तो वहीं अश्मक सुदूर दक्षिण में अकेला महाजनपद था। मतलब हर राज्य की अपनी एक अलग पहचान थी। और ये शासन का फर्क तो और भी दिलचस्प है। ज्यादातर महाजनपद राजतंत्र थे, यानी मोनार्की, जहां एक राजा का शासन चलता था, जैसे मगध। लेकिन कुछ, जैसे कि वज्जी, गणराज्य थे। रिपब्लिक, यहां कोई एक राजा नहीं था, बल्कि एक असेंबली थी जो मिलकर फैसले लेती थी। सोचिए, उस जमाने में ये कितना एडवांस्ड पॉलिटिकल आइडिया था। तो हमने देखा कि कैसे एक धातु ने खेतों और राजधानियों का नक्शा बदल दिया। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। इस बदलाव की लहर ने आम लोगों की जिंदगी और पूरे समाज को कैसे बदल डाला? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। अर्थव्यवस्था में तो जैसे एक धमाका ही हो गया। देश भर में व्यापार के नए रास्ते खुल गए। कारीगरों और व्यापारियों ने अपने संगठन बनाए, जिन्हें श्रेणी या गिल्ड्स कहा जाता था। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव था पैसे का आना। अब चावल के बदले जूते खरीदने का, यानी बार्टर सिस्टम का जमाना जा रहा था। इसकी जगह ले ली थी स्टैंडर्ड सिक्कों ने, जिससे व्यापार करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया। तो सबसे जरूरी बात यह है कि सब कुछ उस अतिरिक्त अनाज पर टिका था। वो सरप्लस फूड ही वो इंजन था जिसने शहरों, व्यापार और इस पूरी कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी के पहियों को घुमाया। जब पैसा कुछ नए हाथों में आता है तो समाज का ताना बाना भी बदलता है। अब ताकत सिर्फ राजाओं और पुजारियों के पास नहीं थी। एक नया वर्ग उभर रहा था, व्यापारियों का वर्ग, जिनके पास दौलत थी और असर भी था। और इन नए शहरों की भीड़ में पुराने रीति रिवाजों पर सवाल उठाने वाले नए और क्रांतिकारी विचार भी जन्म ले रहे थे।
और इन्हीं नए विचारों की लहर पर सवार होकर आए दो महान धार्मिक आंदोलन, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इन्होंने महंगे यज्ञों और जटिल कर्मकांडों को चुनौती दी। इसके बजाय इन्होंने अहिंसा, करुणा और कर्म के सरल सिद्धांतों पर जोर दिया। और ये ऐसे विचार थे जो उस दौर के नए समाज, खासकर व्यापारी वर्ग को बहुत आकर्षक लगे। तो ये सब हमें कहाँ ले जाता है? ये पूरा दौर, शहरों का ये पुनर्जन्म, ये राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल, असल में किसी बहुत बड़ी चीज की तैयारी थी। ये एक साम्राज्य की पहली ईंट थी। अगर इसे एक लाइन में कहना हो तो दूसरा शहरीकरण एक जबरदस्त बदलाव का युग था। इसने भारत को सिर्फ गांव पर आधारित समाज से एक संगठित शहरी सभ्यता में बदल दिया, जहां हलचल भरे शहर थे, पैसे पर आधारित अर्थव्यवस्था थी और कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल सिस्टम्स थे। और यहीं इतिहास की खूबसूरती दिखती है। महाजनपदों ने जो मजबूत आर्थिक और राजनीतिक नींव रखी, ठीक उसी नींव पर खड़ा हुआ भारत का पहला महान साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। लेकिन जाते जाते एक सवाल के साथ इस चर्चा को छोड़ते हैं। इन 16 ताकतवर राज्यों में से आखिर मगध ही सबसे आगे क्यों निकला? ऐसी क्या खास बात थी मगध में जिसने उसे बाकियों से ऊपर उठाकर एक विशाल साम्राज्य का केंद्र बना दिया? खैर, ये एक और कहानी है, शायद किसी और दिन के लिए।